डिजीज जो सेक्स करने से फैले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बशीर साहब को एड्स है, उसने किसी नजीर साहब से सेक्स किया तो एड्स ट्रांसफर हो गया बशीर से नजीर में। इसको बोलते हैं कल को बशीर साहब के साइड पे एक नीचे छोटा सा बर्ड लगे, वो बर्ड ग्रो करे, जैसे ही बर्ड ग्रो करे डिटैच करे और नया बशीरा पैदा हो। क्या ऐसा हो सकता है बशीर के साथ? माय गॉड। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब अगर मैं साफ लफ्जों में बोलूं तो होता है बच्चे पैदा करना। क्या लोग हैं? मैं नहीं पहनता शर्ट, मैं नहीं पहनती शर्ट, अरे बेटा ये वाला खाना खाना है, मैं नहीं पीती, मैं दूध छूट नहीं पीती होती, मतलब ऐसी बात। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मुस्कुराए कहा रहे हो, समझ आया कि नहीं यार? ये होल होता है जो बाहर ओपन होता है, ये होल बाहर की तरफ ओपन होता है ना। फिर ये वेजाइना, फिर आप अंदर जाते हो क्या आता है? यूट्रस, यूट्रस फिर दो ट्यूब, ओविडक्ट, ओविडक्ट फिर ओवरी। इस तरह कॉन्डम्स का यूज करते हैं पेनिस के ऊपर, जिसकी वजह से जब स्पर्म रिलीज होता है तो वो कॉन्डम में ही रह जाता है। फ्लावर के अंदर लड़के वाला पार्ट होता है, फ्लावर के अंदर लड़का होता है, मतलब ये फ्लावर के अंदर बशीर होता है। क्या होता है? उनका अब्बा भी है, वही उनका अम्मी भी है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल? कहंदी हुंदी सी चण तकरा बना दे नाले चा पला दे। तगड़े होते हैं पंजाबी गाने भी। क्या चल रहा है भाई? प्रिपरेशन चल रही है सर? अच्छे से चल रही है। वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं सर। मुझे भी पता है 100 में से 98 बच्चों को तो बड़े पसंद आ रहे हैं वीडियो लेक्चर। हम पढ़ाते ही ऐसा है, तगड़ा तो पढ़ाते हैं सीना चौड़ के। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझो। हमने अभी तक क्या खत्म किया है अच्छे से समझना। 10 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, बायो के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और तीसरा चैप्टर जिसका आपको इंतजार था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दैट इज रिप्रोडक्शन। बचपन से सपना था कि 10वीं में जाके रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, आज वो दिन है। मैं निकला रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर लेके, सबके कान खड़े हो गए और आंखें बड़ी हो गई। देखना ये चैप्टर आप कितने ध्यान से सुनोगे। ये लेक्चर 3 घंटे का भी होना तब भी आप सुनोगे। समझा कि नहीं यार? देख रहे हो टीनेजर्स? अच्छा, वन शॉट वन वही हमारा थम फोटो, बट थंबनेल पे आप दूसरा फोटो देख रहे होगे। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इज हियर, बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है, बट वन शॉट हमारा 11वां है। ओके सर जी, कौन कितने क्वेश्चन करने हैं? 7 क्वेश्चन करने हैं। सारे 7 के 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं ऐसे अभी रीड नहीं कर रहा हूं, बट लेक्चर के दौरान ये सारा कुछ पढ़ा दूंगा। बशीर साहब क्या हाल चाल? आजकल तुम नहीं दिखता लेक्चर में, क्या चक्कर है? आज आए हो रिप्रोडक्शन पढ़ने बशीर साहब? क्या चक्कर है? व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? खुल के बात करेंगे इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या मास्टर बोल देगा। खुल के बात करेंगे, जितना अच्छे से हम खुल के बात करेंगे उतना डीप जाएंगे, कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। और मैं ये बोल रहा हूं कि जिस तरह से आप इस चैप्टर में मतलब अपने आप का अपना इंटरेस्ट शो करते हो, उसी तरह से बाकी चैप्टर्स में भी इंटरेस्ट शो किया करो। लिटरली मैं बच्चे की फीलिंग्स को समझता हूं अच्छे से। समझ आया कि नहीं आया? तो कोई भी और चैप्टर हो तो जितना क्यूरियोसिटी के साथ ये चैप्टर पढ़ते हो, उतना दूसरा चैप्टर में भी फोकस रखा करो, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्ड हो, आपका विजडम बढ़े। ओके सर, आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बशीर? माय गॉड। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब अगर मैं साफ लफ्जों में बोलूं तो होता है बच्चे पैदा करना। क्या पैदा करना? बच्चे पैदा करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी का बच्चा हूं, है ना? जो मेरे पापा हैं वो भी, उनके भी पापा कोई रहे होंगे, तो ये एक सीरीज चेंज आ रही है। मतलब पापा ने बच्चे दिए, बच्चों ने बच्चे दिए, बच्चों ने बच्चे दिए, बच्चों ने बच्चे दिए। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब जिस तरह से ह्यूमन बीइंग बच्चे पैदा करते हैं, वैसे दुनिया की हर एक चीज बच्चे पैदा करती है। ये नहीं मत सोचना कि सिर्फ इंसान ही बच्चे पैदा कर सकते ना,
प्लांट्स भी बच्चे पैदा करते हैं, खरगोश भी करते हैं, डॉग भी करते हैं, डंकी भी करते हैं, घोड़े भी करते हैं, गधे भी करते हैं। मतलब हमने इस चैप्टर में ऊपर ऊपर से सब सीख लेना है कि किस तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा कर सकता है। वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छे से बता दिया रिप्रोडक्शन का मतलब। अच्छा मेरी बात ध्यान से समझो, मैं थोड़ा सा रीड करवा देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब है जी द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब बच्चे पैदा करना सेम स्पीशीज के, जैसे ह्यूमंस के बच्चे ही पैदा करेगा, गधा गधे के बच्चे पैदा करेगा। समझ कि नहीं है? और इस क्लास में कुछ गधे भी बैठे हैं जो सर रिप्रोडक्शन का नाम सुन के आए हैं। अच्छा उसके बाद डॉग का बच्चा पैदा करेगा। समझा कि नहीं? ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान गधे पैदा करे या गधे इंसान पैदा करे। ठीक है, सेम स्पीशीज का मतलब होता है इंसान की प्रजाति को रिप्रोड्यूस करता है, कुत्ता कुत्ते की प्रजाति को रिप्रोड्यूस करता है, फ्रॉग की प्रजाति को क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। वेरी गुड। सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंश्योर करती है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। मान के चल कि सारे इंसान अभी रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाए, उनके टेस्टिस और ओवरीज में प्रॉब्लम आ जाए, अगले 100 साल में क्या दुनिया पे कोई इंसान मिलेगा? सर हरगिज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात समझिए। क्या बात समझिए? कि अगर जो रिप्रोडक्शन होता है ये इंश्योर करता है किसी भी स्पीशीज की एक्सिस्टेंस इस दुनिया पे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वो स्पीशीज दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। मान के चलो 100 साल पहले अगर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करना बंद कर जाते, क्या मैं इधर होता? क्या आप इधर वीडियो देख रहे होते? नहीं देख रहे होते। The process of reproduction ensure the continuity of life on the earth. अच्छा, the reproduction is the essential for the survival of the species on this earth. reproduction survival जरूरी है, survival के लिए जरूरी है on this earth, इस अर्थ पे survival के लिए जरूरी है। अगर reproduction नहीं होगा तो कोई भी species आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेगी, वो दुनिया से ही खत्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। अच्छा, जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे रिप्रोडक्शन पे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि कुछ जानवर ऐसे थे जो एक एक से ही, मतलब जिसका पेरेंट एक ही था, मतलब ना उसके मम्मा था और ना उसका पापा था। बात समझे कि नहीं है? मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें दो पेरेंट नहीं होते। जैसे मेरे दो पेरेंट है, मेरे मम्मा भी है, मेरे पापा भी है। आपके भी दो पेरेंट है, मम्मा भी है, पापा भी है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें दो पेरेंट की जरूरत नहीं होती, उनका सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, वही उनका अब्बा भी है, वही उनका अम्मी भी है। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्स गैमेट एंड इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक चीज एसेक्सुअल में क्या है कि ये सिंगल पेरेंट है। ये क्या है? सिंगल पेरेंट, इसमें एक ही पेरेंट होता है। और दूसरी चीज आप ध्यान से समझना, और क्या चीज है? और ये चीज है कि यहां पे स्पर्म एंड एग नहीं होता, मतलब यहां पे स्पर्म भी नहीं बनता, एग भी नहीं बनता। अच्छा सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारा केस देखो, हमारे केस में दो पेरेंट है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, टू पेरेंट मतलब बाई पेरेंटल, मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स, और वहां पे सेक्स सेल्स है, मतलब यहां पे स्पर्म प्लस एग होता है, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी डिटेलिंग में करवाऊंगा। मतलब अभी हमें यह पता चला कि कुछ जानवर के एक ही माई बाप, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ जानवर के दो माई बाप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझे कि नहीं? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पे सवाल आ सकता है, 110% आएगा। देखो, ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। एक ही ऑर्गेनिज्म, उसका माई भी है, बाप भी है, और इसमें टू पेरेंट्स है, जैसे हमारे केस में मम्मा भी है, पापा भी है। यहां पे कोई सेक्स सेल्स नहीं है, कोई सेक्स नहीं, ना स्पर्म है ना एग है, बट इधर सेक्स सेल्स होते हैं। यहां पे स्पर्म भी होता है और एग भी होता है। यहां पे देखो, यहां पे सेक्स सेल्स नहीं है तो उन सेक्स सेल्स की फ्यूजन भी नहीं होती, उनकी फ्यूजन भी नहीं होती, मतलब ये स्पर्म और एग मिलके जाइगोट नहीं बनाता, नहीं बनाता, इस केस में नहीं बनाता, नहीं बनाता। और इस केस में स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बनाता
है, इस केस में जाइगोट होता है, बट उस केस में जाइगोट नहीं होता। समझ आया कि नहीं है? और याद रखना, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होती। जैसा पापा वैसे बच्चे होंगे, जैसा जैसे मतलब एक ही पेरेंट है, जैसा पेरेंट वैसे सारे बच्चे होंगे, और बच्चे बच्चे भी अपने साथ भी मिल रहे होंगे। और जो सेक्सुअल होता है वो वेरिएशन शो करता है, जो माँ बाप अलग बच्चे अलग, जैसे आप अलग आपके माँ बाप अलग। समझा? ओके सर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बता दिया क्या होगा। सिंगल पेरेंट है, नो गैमेट नो वेरिएशन, सिंगल पेरेंट नो गैमेट नो वेरिएशन। ओके सर। अच्छा, ये बहुत तरह से किया जा सकता है, इसके बहुत सारे मोड हैं। मोड का मतलब होता है ये बहुत तरह से किया जा सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, फिजन है। क्या है? फिजन। अब सुनना ध्यान से, इन दिस प्रोसेस ऑफ अ फिजन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स डिवाइड इनटू अ 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि यार एक ऑर्गेनिज्म है ये टूट जाएगा और एक से जायद या एक से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। टूट जाएगा। क्या इसमें स्पर्म दिखा? नो सर। एग दिखा? नो सर। फर्टिलाइजेशन देखी, एग और स्पर्म जुड़ता हुआ दिखा? नो सर। क्या पेरेंट एक है? क्या बच्चे दो हुए? क्या पेरेंट और बच्चे दोनों बराबर हैं? क्या इनमें कोई वेरिएशन हुई? नो सर। बात समझे कि नहीं? जब वेरिएशन ना हो तो हम उसको बोलते हैं कि ये एक दूसरे के क्लोन्स हैं, कॉपीज हैं। बाइनरी फिशन किसको होती है? देखो, फिशन के आगे दो टाइप है, एक है बाइनरी फिशन और एक है मल्टीपल फिशन। एक बाइनरी फिशन है और एक क्या है, मल्टीपल फिशन। इसमें क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू अ 2 न्यू ऑर्गेनिज्म। देखो, ये एक ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा बड़ा हुआ, इसके न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर 2 स्प्लिट हुए तो ये कितने होंगे, 2 बन गए। ऐसा किसके केस में होता है? अमीबा। मतलब बाइनरी फिशन ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके 2 हो जाए, उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये देखो, पहले एक था, डिवाइड हुए और कितने हो गए, 2 हो गए। मल्टीपल फिशन में क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म था, उसके अंदर बहुत बहुत सारे छोटे 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 ऑर्गेनिज्म हो गए। ये ऐसा किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम आपको याद हो तो ये हमारे केस में मलेरिया काज करता है। मतलब फिशन दो तरह से हो सकता है, अगर एक ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड हो तो बाइनरी फिशन, अगर एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। एक अमीबा, एक प्लास्मिडा एग्जाम्पल है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, ये क्या है, दैट इज बाइनरी फिशन इन लशमानिया। लशमानिया में क्या होगा कि ये लशमानिया है, एक न्यूक्लियस एक फ्लैजिला, एक न्यूक्लियस फ्लैजिला थोड़ा सा निकला, 2 फ्लैजिले हो रहे हैं, 2 न्यूक्लियस से 2 फ्लैजिला निकल रहे हैं, 2 फ्लैजिला 2 फ्लैजिला निकल रहे हैं। ठीक है, फिर अगर अच्छे से देखो तो 2 न्यूक्लियस हो गए हैं और ये बॉडी भी बाइफरकेट कर रही है, 2 फ्लैजिला निकल रहे हैं, और ये एट द एंड क्या हो गए, 2 और 2 से ये 2 दिखने लग जाएंगे और एट द एंड ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, लशमानिया 2 बन जाएंगे। कैसे होंगे? ऐसे होगा, एक ये लशमानिया होगा, एक ये लशमानिया होगा, इसका इधर फ्लैजिला होगा, इसका इधर फ्लैजिला होगा। ये बाइनरी फिशन होती है किसमें? लशमानिया में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद होती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी एक तरह का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। आप इसको अच्छे से रीड आउट करना कैसे है। फ्रेगमेंटेशन में देखो क्या होगा, द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस ऑफ on maturing each of which subsequently grow to form a complete new organism is called fragmentation। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि ये एक पाउंड स्कम है। आपने देखा होगा चश्मे वगैरह में आपको वो जो ग्रीन कलर की एल्गी वगैरह दिखती है, वो होती है, ये होता है, इसका नाम होता है स्पाइरोगायरा। इसको पाउंड स्कम भी बोलते हैं। जैसे ये मैच्योर होती है, डिवाइड कर जाती है 2 में, डिवाइड कर जाती है किसमें, 2 में, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ऐसा दिखता है, अगर माइक्रोस्कोप का व्यू देखो तो वो ऐसा दिखता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन? जो फिशन होता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन? फिशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या फर्क है? जो फिशन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, एफ फॉर फिशन, एफ फॉर फिशन, एफ फॉर फिशन इज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर organism, and F for fragmentation which take place in the multicellular organism। ये याद रख लेना। ठीक,
बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। देखो, अब सर रिप्रोडक्शन पढ़ने में तो मजा आना चाहिए था। अब ये बीच में ये बोरिंग टॉपिक कैसे आ गए? हमारा रिप्रोडक्शन कब आएगा? आएगा। फ्लावर का भी पढ़ेंगे, उसका भी आएगा। हमारा मैंने लास्ट में रखा हुआ है ताकि आप वीडियो पूरी देखें। समझ आया कि नहीं आया? और कोई भी बात है, कोई भी डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे मेरे से। कहां पूछोगे? कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपके साथ है। वीडियो लंबी लग रही है तो कंसेप्ट पूरा देके जा रहा हूं। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, वीडियो लंबी होगी, जितना लंबा पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा मैं आपको डिलीवर कर पाऊंगा। समझ आया कि नहीं आया? आप फालतू की जो बात करते हो वो बातें कमेंट सेक्शन में करो, कितना मजा आएगा देखना। रीजेनरेशन, रीजेनरेशन भी एक एसेक्सुअल का मोड है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। इसमें क्या होगा कि अगर एक बॉडी है ना, ये जैसे ये प्लानेरिया की बॉडी है, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लानेरिया। अगर मैं इसको कट कर दूं तो इसके 3 पार्ट बनेंगे, और ये 3 पार्ट 3 प्लानेरिया देंगे, मतलब 1 से 3 बन जाएंगे अगर 3 कट बनाया। इसी प्रॉपर्टी या इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला जाता है? दैट इज रीजेनरेशन। बात समझे कि नहीं है यार? रीजेनरेशन हमारी बॉडी में कहां होती है? लीवर में होती है। हमारी बॉडी के अगर लीवर में इंफेक्शन हो जाए, उसको कट किया जाए तो वो पूरा लीवर बन सकता है। बात नहीं, हम अगर अपना कान काट दें तो वो पूरा नहीं आ सकता। बट कुछ प्लांट्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उनकी बॉडी में अगर कट लग जाए तो वो हर एक जो पीस होगा वो पूरा ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। बट ऐसा कुछ हमारे केस में नहीं होता। उसके बाद है बडिंग। बडिंग में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे मैं वजाइद, इसने साइड से क्या दिया? बड दिया। ये बड दिया, ये थोड़ा सा बड बना, फिर वो बड ग्रो करेगा, फिर डिटैच करेगा और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, जैसे हाइड्रा में होता है। क्या ये हमारे केस में पॉसिबल है? नो, हमारे केस में ये पॉसिबल नहीं है। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज अ बड। मतलब ये यहां से, ये देखो, ये छोटा सा क्या बनेगा? बड। ये बड थोड़ा सा क्या होगा? बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर एट द एंड डिटैच होगा और ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। न्यू ऑर्गेनिज्म। क्या ये बशीर साहब के साथ हो सकता है? बशीर साहब के साथ ये नहीं हो सकता कि कल को बशीर साहब के साइड पे एक नीचे छोटा सा बड लगे, वो बड ग्रो करे, जैसे ही बड ग्रो करे डिटैच करे और नया बशीरा पैदा हो। क्या ऐसा हो सकता है बशीर के साथ? ऐसा नहीं हो सकता। बडिंग बशीर के केस में पॉसिबल नहीं है। रियल फोटो ऑफ बडिंग इन हाइड्रा, ये देखो, ये हाइड्रा, इसके साइड साइड में क्या निकल रहे हैं? बड निकल रहे हैं। ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा? स्पोर फॉर्मेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। द पेरेंट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्पोर रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। क्या होगा कि जो प्लांट बॉडी होगी ना, उसके ऊपर कुछ पैकेट्स से लगेंगे। क्या लगेंगे? पैकेट्स, जिसको बोलेंगे स्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। उन पैकेट्स में छोटे 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 क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। व्हेन द स्पोर्स when the spore cause of the plant burst, वो जो फटेंगे, ये पैकेट फटेगा, then the spores spread into the air, वो एयर में आएंगे। when these air prone spore land on the food or a soil under the favorable condition like damp and warm condition, they germinate and give the new plant। बोलता है जब ये फटेगा, ये स्पोर्स यहां से निकलेंगे, ये स्पोर्स जाके जमीन पे जाके गिरेंगे। वहां पे अगर कंडीशन सही हुई, वहां पे पानी हुआ, खाना हुआ, फेवरेबल कंडीशन हुई, तो नया 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 वैसा प्लांट बनेगा, 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 नया वैसा प्लांट बनेगा। वैसा ही बना इधर। और ये एग्जांपल क्या है? राइजोपस। राइजोपस को बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। आपने देखा होगा आपके घर में जब ब्रेड लगते हो, उसको कुछ देर के बाद हम बोलते हैं उल्ली लग जाती है, फंगस लग जाता है, वो होता है राइजोपस। इसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो मेरी बात सुनो, मैंने अलग अलग जानवरों में आपको बताया कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, बट प्लांट्स की केस देखो ना, प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, मैं थोड़ा रिपीट करूंगा, मैं बोलूंगा इससे पहले मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया और अलग अलग जानवरों में बताया कि किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फिर सवाल ये है कि प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो होती है, क्या प्लांट्स में सेक्सुअल भी होती है? तो होती है। तो ये ध्यान में रख लेना कि हमने प्लांट्स के 2 किस्से पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है उसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, और हमने उसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना। सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसी को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव। ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब पहला जो हिस्सा मैं पढ़ा रहा हूं वो प्लांट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं। कैसे है, इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन new plants are obtained from the parts of the old plant like stem, root, leaves without the help of any reproductive organ। वो देखा आपने प्लांट्स में देखा होगा कि नया पौधा उगाता है जब आप किसी का पत्ता उतार के लगाते हो, जब किसी आपके रूट उतार के लगाते हो, जब किसी का स्टेम उतार के लगाते हो, देखो क्या खूबसूरत है ना। तो वहां पे क्या दो पेरेंट यूज हुए ना, एक ही पेरेंट यूज हुआ। क्या वहां पे गैमेट्स यूज हुए ना, क्या वहां पे वेरिएशन आ सकती है, नहीं आ सकती है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ नेचुरल मेथड हैं और कुछ आर्टिफिशियल मेथड हैं। कुछ नेचुरल मेथड है और कुछ क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है। नेचुरल मेथड में क्या होगा, नेचुरल मेथड में देखो, बड प्रोड्यूस्ड इन अ नॉच अलोंग द लीफ ऑफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम। एक ब्रायोफाइलम प्लांट होता है, उसके लीफ के ऊपर छोटे छोटे क्या लगते हैं, बड लगते हैं, नेचुरली लगते हैं, ये नेचुरली लगते हैं, नेचुरली लगते हैं। फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप्ड इनटू अ न्यू प्लांट, ये सॉइल पे गिरते हैं और नया प्लांट उगता है। तो ऐसा नेचुरल, मतलब नेचुरली, नेचुरली इंसान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इंसान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेचुरली पत्ते पे बर्ड लगा, जमीन पे गिरा और उससे नया प्लांट पैदा हो गया, दैट इज ब्रायोफाइलम। ऐसे ही नेचुरली स्टेम में भी हो सकता है, ऐसे ही नेचुरली किस में हो सकता है, रूट में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का रूट था, नेचुरली वो रूट टूटा, जमीन पे गया और उससे नया प्लांट पैदा हो गया। फिर ऐसे ही स्टेम था, नेचुरली टूटा और नया प्लांट पैदा हो गया। अच्छा, इसी तरह से आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब जब इंसान ने देखा कि प्लांट्स इंसान के लिए फायदेमंद हैं, तो प्लांट से बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं, फूड मिलता है, मेडिसिन मिलता है, पेपर मिलता है। तो उन्होंने ये कहा कि एक प्लांट मेरे पास लगा हुआ है, तो मैं क्या करूं कि खुद खुद इंसान की इन्वॉल्व, तो मैं क्या करूं कि उसको उसका स्टेम काट के लगा दूं, उसका लीफ काट के लगा दूं, उसका क्या स्टेम, रूट, लीफ काट के लगा दूं, तो उसी को आप क्या बोलते हो, दैट इज, खुद इंसान जब इन्वॉल्व होके करता है ना, उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब इंसान की इन्वॉल्वमेंट है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम अ वन प्लांट बाय अ मैन मेड मेथड, इंसान की मेथड से। और ये एसेक्सुअल मेथड होते हैं। एग्जांपल शुगर कैन, रोज, जैस्मीन, इनमें किया जाता है। शुगर कैन गन्ना, रोज पता है, जैस्मीन भी आपको पता है। इन इट्स थ्री कॉमन मेथड। कितने कॉमन मेथड है, तीन कॉमन मेथड है। इट इन्वॉल्व द कटिंग पीस ऑफ द प्लांट, रूटिंग इट टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट। एक होता है कटिंग। कटिंग में क्या करते हो आप, देखना, कटिंग में आप रूट को कट करके लगा सकते हो दूसरी जगह, स्टेम को कट करके लगा सकते हो ना, और उसके बाद लीफ को कट करके लगा सकते हो। ठीक है, और जो कट लगाओगे आप, है ना, उस कट से पूरा प्लांट पैदा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद है लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग में क्या होगा, लेयरिंग में आप ध्यान से देखो, जैसे ये आपके पास प्लांट है, लेयरिंग में ये आपके पास प्लांट है। ठीक है, ये बिल्कुल मजेदार, ये यहां पे लगा हुआ है प्लांट, इसका ये ब्रांच था। आपने क्या किया, इस लेयरिंग में इस ब्रांच को आपने यहां से जमीन में घुसेड़ दिया। जब घुसेड़ दिया तो यहाँ पे रूट डेवलप्ड हुए। जब रूट डेवलप्ड हुए तो यहाँ से कट कर दिया, तो कट दिया तो दूसरे ही पल या कुछ देर के बाद आपको कितने प्लांट मिले, दो प्लांट मिले। कितने प्लांट मिले, दो प्लांट मिले। बात समझ आई कि नहीं है। ये प्लांट था, ये प्लांट था, इसकी ब्रांच को आपने जमीन में घुसेड़ दिया। ठीक है, फिर बाद में कट किया तो ये आपको नए प्लांट मिले। ठीक है, फिर आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में इट अकर व्हेन टू प्लांट स्टेम आर जॉइन एंड दे ग्रो एज अ सिंगल यूनिट। पता है ग्राफ्टिंग में क्या होगा, ग्राफ्टिंग में ये होता है कि मान के चलो कि दो प्लांट हैं, ये मैं दो कलर से करूंगा बट ताकि आपको थोड़ा अच्छा रहे। वैसे प्लांट होते ग्रीन है। एक प्लांट है दैट इज पियर, पियर बोलते हैं नाक के प्लांट को। ठीक है, और दूसरा प्लांट है हमारे पास एप्पल, मशहूर एप्पल्स। ठीक है,
ये क्या एप्पल है। आपने क्या किया, इस एप्पल का ऊपर वाला हिस्सा, इस एप्पल का, इस एप्पल का, ये जो एप्पल है, एप्पल को मैंने अलग कलर से कर दिया। इस एप्पल का कौन सा हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा यहां से काटा, और ये इसका इसका नीचे वाला हिस्सा, इसका ऊपर वाला हिस्सा, इसको ऊपर वाला इधर लगा दिया। तो रिजल्टेंट में क्या हुआ, ये ऊपर वाला हिस्सा लग गया इसके, ठीक है, और इसके नीचे पियर वाला हिस्सा लग गया, ठीक है। तो नीचे से वो पियर है, बट ऊपर वो क्या क्या पैदा कर रहा है, दैट इज एप्पल पैदा कर रहा है। इस टेक्निक को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इट अकर्स व्हेन टू डिफरेंट प्लांट स्टेम आर जॉइन, टू डिफरेंट प्लांट स्टेम्स आर जॉइन, दे ग्रो एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। जिसका जिसका नीचे वाला हिस्सा लेते हैं उसको बोलते हैं स्टाक, ठीक है। जिसका ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं उसको बोलते हैं सियोन, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई, ये ध्यान में रख लेना। अच्छा, एक टेक्निक होती है टिश्यू कल्चर। देखो टिश्यू कल्चर में क्या होगा, टिश्यू कल्चर में ट्यूब के अंदर एक ट्यूब लेंगे और प्लांट के सेल लेंगे, उस ट्यूब में डालेंगे, उसमें मीडियम डालेंगे और उन सेल से पूरा प्लांट जनरेट करेंगे, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर पे बहुत अच्छे से काम किया है इंडियन साइंटिस्ट है महेश्वरी। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं टिश्यू कल्चर में पूरे प्लांट को ग्रो किया जाता है, पूरे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, पूरे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ओनली सम सेल्स ऑफ द प्लांट। देखो टिश्यू कल्चर में क्या होगा कि टिश्यू प्लेस इन ए आर्टिफिशियल मीडियम, मतलब एक प्लांट लेंगे, समझना ध्यान से, ये आपके पास प्लांट है, इसके कुछ सेल्स हैं, इसको आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, किस में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। और इधर क्या प्रोवाइड किया, मीडियम प्रोवाइड किया। मीडियम का मतलब हो गया जिसमें सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड किया जो प्लांट्स को चाहिए, ठीक है। जो आपने लिया है, जो आपने लिया है, जो आपने ये लिया है, ये जो लिया है इसको बोलते हैं कैलस, क्या बोलते हैं, कैलस, ठीक है। ये कैलस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स, ठीक है। फिर कुछ देर के बाद जब आप इसको देखते हो, इस मीडियम को देखते हो, तो इस मीडियम के अंदर, इस मीडियम के अंदर छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकले होते हैं। बाद में उसको जाके ना जमीन में आप लगा देते हो। इन प्लांटलेट्स को कहां लगा देते हो, जमीन में लगा देते हो। इन प्लांटलेट्स को कहां लगा देते हो, जमीन में लगा देते हो। प्लांटलेट्स प्लेट्स इन द सॉइल एंड मैच्योर प्लांट इज प्रोड्यूस। टिश्यू कल्चर में आप सेल लेते हो, मीडियम में डालते हो, मीडियम में हार्मोन डालते हो, न्यूट्रिएंट्स डालते हो, और वो सेल जो लेते हैं उसको बोलते हैं कैलस। कुछ देर के बाद वो कैलस ट्रांसफर हो जाते हैं छोटे छोटे प्लांटलेट्स में, उसको जमीन में ले जाते हो और वहां पे लगाते हो और आपके पास नए प्लांट्स मिलते हैं। देखो इसके बाद आता है हमारा डीएनए। डीएनए बहुत वास्ट टॉपिक है बशीर साहब, तो आप, मैं इसमें बात करना चाहूं तो मैं पूरे साल बात कर सकता हूं इस पे, रोज वीडियो बना सकता हूं। डीएनए में ये है, डीएनए में ये है, ये है, ये है। वास्ट टॉपिक है, डाइवर्स टॉपिक है, बट डीएनए का 10वीं में कितना याद रखना है, बस इतना याद रखना है, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होती है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये डीएनए कहां होता है, ये डीएनए होता है, ये अगर सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो अंदर पड़ा होता है न्यूक्लियस के, ये हमारा होता है डीएनए। ये डीएनए ही हमारी बॉडी का करैक्टर कंट्रोल करता है। जैसे मैं अपने पापा से बिल्कुल मेल खाता हूं, मैं भी इंसान हूं, वो भी इंसान है, वो इसी डीएनए की वजह से। और अगर इस डीएनए में थोड़ी बहुत ही चेंजेस आए तो वेरिएशन आती है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि मैं अपने पापा से थोड़ा सा क्या हो जाता हूं, अलग हो सकता हूं। मतलब हमारी बॉडी में हमारे करैक्टर को कंट्रोल करने वाला डीएनए है। डीएनए अगर चेंज होगा तो हमारे करैक्टर बदल जाएंगे। मतलब आप अक्सर देखते होंगे कि आप अपने पापा से पक्का मिलते ही मिलते हैं, बट जितना मिलते हैं क्या 100% मिलते हैं ना, वहां पे
थोड़ी वेरिएशन आती है, मतलब थोड़ा सा डीएनए आपका पापा से अलग है, बट मैक्सिमम आपका डीएनए पापा से मिलता है। मतलब डीएनए ही ऐसी चीज है जिस पे इंसान के करैक्टर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अच्छा, डीएनए कभी नहीं बदलता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, डीएनए बदलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। हमारे केस में, जैसे इंसानों के केस में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो सारे इंसान एक जैसे होते हैं, मतलब आदम से लेकर अभी तक सारे इंसान एक जैसे होते, कोई वेरिएशन नहीं होती, सबकी शक्लें, कोई कितना जितना खूबसूरत होना होता था, सारे एक लेवल के खूबसूरत होते, सारे एक लेवल के इंटेलिजेंस होते, और सबको अगर एक बीमारी खाती तो सारे खत्म हो जाते। तो वेरिएशन जरूरी थी इन्वायरमेंट में। क्यों? क्योंकि अगर एक जैसे सारे होंगे तो कोई एक बीमारी सबको खत्म हो जाएगी। जैसे कोरोना, कोरोना आया, क्या सबको खत्म किया? ना, जिसका वीक इम्यून सिस्टम था उसको खत्म किया। तो वेरिएशन जरूरी होती है, इसलिए ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे अडॉप्ट हो गए। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इट हेल्प द स्पीशीज टू सर्वाइव इवन इन द एडवर्स कंडीशन। इंसानों के लिए अभी एडवर्स कंडीशन क्या आई थी? कोरोना। कोरोना में सारे इंसान एक जैसे नहीं थे। जब सारे इंसान एक जैसे नहीं थे तो सबका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग था, तो सब कोरोना के लिए अलग तरह से रिस्पॉन्स कर रहे थे। जिनका वीक इम्यून सिस्टम था वो बेकार हो गया। अगर सारे एक जैसे होते तो कोरोना आता तो सबको खा के मर जाता ना, सारे मर जाते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत आसान है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप इतना मान के चलो, जैसे हमारे केस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और अ सेक्स सेल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। कि फ्यूजन में इधर क्या होगा? इसमें पहली बात होगी कि यहां पे स्पर्म होगा, एग होगा, और हमारे पास क्या बनने वाला है? जाइगोट बनने वाला है। समझ आया कि नहीं है? ऐसा कुछ वहां पे नहीं था, ठीक है। ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द गैमेट द चेंजेस ऑफ वेरिएशंस आर वेरी हाई ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब यहां पे फ्यूजन हो रही है, स्पर्म एग के साथ फ्यूज हो रहा है, तो यहां पे वेरिएशन आता है। ये वैसा ही है जैसे दो वैरायटी मिक्स हो रही हैं, तो वेरिएशन तो आएगा ही। बट सेक्सुअल में तो एक ही चीज आगे पैदा कर रही थी, क्या वहां पे वेरिएशन आ सकती है? ना। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अभी बताया मैंने आपको क्या, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द जेनेटिक वेरिएशन विच अल्टीमेट लीड्स टू द एवोल्यूशन इन द न्यू स्पीशीज। इसकी वजह से जेनेटिकली वेरिएशन आती है। हर स्पीशीज मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म अलग होता है, इंसानों में भी हर इंसान अलग होता है, ताकि एडवर्स कंडीशन में अगर कुछ इंसान मर जाएं बाकी बचे रहें, ताकि वो अपने प्रोजनी को या अपने अपने और बच्चे पैदा कर सकें और दुनिया पे वो वाली स्पीशीज कायम और दायम रहे। ओके सर। अच्छा, ज्यादा वेरिएशन हो जाए ना तो फिर एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज क्या करती है? इवॉल्व करती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा नाम होता है एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट का दूसरा नाम क्या होता है? एंजियोस्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, मतलब प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हाँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, हाँ। बशीर साहब, होती है नहीं होती है? होती है। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ जफर साहब। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, होती है। एसेक्सुअल होती है, होती है। एसेक्सुअल को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो मदद करता है वो होता है फ्लावर। वो क्या होता है? फ्लावर। द सेक्स ऑर्गन आर अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट आर इन इट्स फ्लावर। मतलब हम ये सोच रहे थे कि यार प्लांट ने फ्लावर इसलिए बनाया है क्योंकि वो उसको क्या, हाँ, प्लांट क्या करे? खूबसूरत दिखे, और हम उसको कब्रों पे, मिजारों पे, मंदिर पे, चर्च में ऐसे यूज करें, और अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए, जानू मेरी जान आई लव यू सो मच, ये फ्लावर आपके लिए था, तो इसके लिए यूज करें फ्लावर को। बट फ्लावर का बेसिक फंक्शन प्लांट को पता है कि मैंने इससे अपने बच्चे पैदा करने हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये फ्लावर के, अगर आप फ्लावर बड़ा कोई फ्लावर लेके देखो तो फ्लावर ऐसे मामूली चीज नहीं है, इसमें बहुत सारे उसके क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। कहां से शुरू करें? सबसे पहले ये देखो स्टेम्प है, यहां से शुरू करते हैं, स्टेम्प। फिर ये इसका बेस होता है, इसको बोलते हैं रिसेप्टाकल।
ठीक है, बात समझ आएगी नहीं है। रिसेप्टाकल के बाद ये कलरफुल पार्ट आ जाता है जिसको आप क्या बोलते हो, पेटल्स। अभी किस कलर का, पिंक कलर का, रेड का हो सकता है, ब्लू कलर हो सकता है, व्हाइट का हो सकता है। ठीक, उसके बाद ये ग्रीन कलर के क्या होते हैं, सेपल होते हैं, जो इस पूरे को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं स्टैमन, जिसके दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला होता है एंथर और नीचे वाला होता है फिलामेंट। मतलब ये ऊपर एंथर है और नीचे क्या है, फिलामेंट है। उसके बाद ये जो होता है ये मेल होता है, ये लड़का होता है। ये फ्लावर क्या होता है, मतलब ये फ्लावर के अंदर लड़के वाला पार्ट होता है, फ्लावर के अंदर लड़का होता है, मतलब ये फ्लावर के अंदर बशीर होता है। क्या होता है, बशीर होता है। फिर उसके बाद स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ओव्यूल, ये पूरा जो पार्ट, ये पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ओव्यूल, ये होता है कार्पल। इसको पिस्टल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल। और ये फ्लावर के अंदर क्या है, नाजिया है। ठीक है, मतलब ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है किसका, फ्लावर का। बात समझे कि नहीं, आपको मेल भी पता चल गया, फीमेल भी पता चल गया। अभी यहां पे सर आपने पोलन ट्यूब नहीं बताया, क्योंकि पोलन ट्यूब बाद में बनती है, अभी इसका कोई भी फीमेल पार्ट के साथ लेना देना नहीं है, तो अभी ये स्किप कर देना। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है। सच बोलूं, फ्लावर का स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, करके जाना। स्टेमन है ना, फ्लावर में आपने देखा था स्टैमन, ये होता ना स्टैमन, ये होता स्टैमन। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये लड़का होता है, बशीर साहब होते हैं स्टैमन फ्लावर में। इट कंपोज्ड ऑफ द टू पार्ट, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। एंथर होता है ऊपर वाला पार्ट, फिलामेंट होता है नीचे वाला पार्ट। स्टैमन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, इस स्टैमन में क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन दैट आर येलो इन कलर। पता है, इस स्टैमन के अंदर जो एंथर होता है, इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। अच्छा, पोलन ग्रेन में क्या बात होती है, पोलन ग्रेन में होते हैं स्पर्म। क्या होता है, स्पर्म बनता है। तो बशीर साहब स्पर्म ही बनाएगा ना, समझ आएगा नहीं यार। अच्छा, पिस्टल, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये ऐसा होता है फ्लावर के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट कंपोज ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, ये इसका आ गया स्टिग्मा, ये इसका आ गया स्टाइल, और ये इसका आ गया ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, इट कंपोज ऑफ थ्री पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा होगा वो स्वेलन बॉटम पार्ट होगा, नीचे वाला मोटा पार्ट होगा, मिडल ये स्टाइलस होगा, और स्टिग्मा ये टर्मिनल स्टिकी पार्ट होगा। और ये पोलन ग्रेन अगर मेल से फीमेल की तरफ आएगा तो वो यहां पे लैंड करता है। समझ आया कि नहीं आया, इसको मैं आगे और डिटेल करूंगा। सेपल, सेपल एक्चुअली ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक पार्ट होते हैं ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड द सेपल। इट्स फंक्शन टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज, मतलब फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखना होता है। मतलब ऐसे फ्लावर पहले ऐसे बंद होता है, तो इसको ये जो बंद करता है ना, ये सेपल करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि फ्लावर के जो अंदर वाले पार्ट हैं उनमें कोई भी डेंजर ना हो। फिर आता है पेटल्स, जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल पार्ट होते हैं फ्लावर्स का, उसको बोलते हैं पेटल्स। ये किस लिए होते हैं, ताकि ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट कर सके। पॉलिनेटर आएगा तो वो पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। कदे एथ्स फूल थे, कदे ओस फूल थे, यार मेरा तितलियां वर्गा। तो पॉलिनेटर क्या होते हैं, जैसे तितली होगी, बटरफ्लाई होगी, इसको मैं बताऊंगा। इट्स फंक्शन ऑफ द पेटल्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करता है। और पॉलिनेशन होता है पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे लेके जाना। पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो स्पर्म जाएंगे वहां पे जाके स्पर्म फीमेल के साथ, फीमेल एग के साथ फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, ये आपको पता है। स्टाइल दिख रहा है, स्टिग्मा दिख रहा है, पैटल दिख रहे होंगे, एंथर दिख रहा होगा आपको, फिलामेंट दिख रहा होगा, ये सेपल्स दिख रहे होंगे। ये जो बेस है इसको बोलते हैं ये हाइपेंथियम छोड़ दो, ओवरीज आपको नीचे स्वॉलन पार्ट में दिख रहा होगा। अच्छा देखो, कुछ फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से हो गए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो वाले फ्लावर होते हैं, आराम से समझना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें कोई एक ही पार्ट होगा। मतलब वो या तो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, इसमें सिर्फ स्टैमन होगा, पिस्टल नहीं होगा। ये फ्लावर है, इसमें
इसमें सिर्फ क्या होगा, पिस्टल होगा, स्टैमन नहीं होगा। ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं। ठीक है, ऐसा किसमें होता है, पपाया में होता है और वाटरमेलन में होता है। किसमें होता है, पपाया में और वाटरमेलन में। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, कंटेन बोथ स्टैमन एंड द पिस्टल, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें स्टैमन भी हो और उसमें पिस्टल भी हो। मतलब ये आपके पास आ गया क्या, स्टैमन, और ये वाला पार्ट कौन सा आ गया, पिस्टल वाला पार्ट आ गया। बात समझ आई कि नहीं बशीर साहब। ये किसमें होता है, हिबिस्कस और मस्टर्ड में होता है, ये याद रखना। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल फ्लावर अलग हो सकते हैं, फीमेल फ्लावर अलग हो सकते हैं, स्टैमिनेटेड, पिस्टिलेटेड, ये बड़ी क्लासेस की बात होती है। ठीक है, अच्छा देखो, स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कैसे होती है, आराम से समझना। देखो समझना, मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से समझना। मैं बोल रहा हूं ये मेरे पास फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में स्टामन है, तो ये मेल फ्लावर है। इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। फिर ये आपके पास ऐसा फ्लावर है, ठीक है, जिसमें ये क्या बनता है, दैट इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अब होता क्या है, अब ये होता है कि ये जो ये जो ये जो ये जो आराम से समझना, ये जो ये जो पोलन ग्रेन है ना, जब पक जाते हैं, पोलन ग्रेन अच्छे से डेवलप्ड हो जाते हैं, है ना, तो इसके अंदर पता क्या होता है, दो स्पर्म होता है, स्पर्म होता है याद रखना, और एक ट्यूब सेल होता है जो पोलन ट्यूब बनाएगा। तो ये होता है स्पर्म सेल, मतलब पोलन ग्रेन में होते हैं। और ये जो फीमेल पार्ट है इसके एंड में होती है ओवरी, और ओवरी के इधर, ओवरी के अगर अंदर आप देखो, ओवरी के अंदर होता है दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर होती है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एग। मतलब यहां पे एग है, यहां पे स्पर्म है। तो स्पर्म को जब इधर ट्रांसफर, मतलब पोलन ग्रेन को इधर जब ट्रांसफर करेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टेम, एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज नोन एज पॉलिनेशन। मतलब ये वाला जो ये इधर ट्रांसफर होगा ना इधर, इसको बोलेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन कैन बी आर ऑफ टू टाइप, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आप अगर ध्यान से देखो, ये ऐसा फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर ऐसा है जिसमें स्टिग्मा और स्टाइल, स्टिग्मा और समझना, जिसमें पिस्टल और स्टैमन एक ही फ्लावर में है, मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है। पोलन ग्रैन यहां पे बना और यहां से डायरेक्ट इधर ही चला गया, खुद सेल्फ पॉलिनेट कर गया। द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब हो गया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जहां पे पोलन बनेगा, पोलन कहां पे बनेगा, पोलन बनेगा दैट इज एंथर में। एंथर भी उधर ही है, स्टिग्मा भी उधर है, तो वहीं से डायरेक्ट शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ गया नहीं है, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर on a one plant are transferred to the stigma of the flower of a similar plant, मतलब जैसे of a ऑफ एनदर सिमिलर प्लांट, मतलब ये फ्लावर अलग प्लांट में लगा हुआ है, ये फ्लावर अलग प्लांट में लगा हुआ है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन बने, यहाँ पे पोलन ग्रेन बन के यहाँ से ट्रांसफर हुए इस तरफ। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन यहाँ से ट्रांसफर होते हैं ना, ये विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे एयर हो गया, पानी हो गया, इंसेक्ट हो गया, इससे ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये ट्रांसफर किसकी मदद से होते हैं, पोलिनेटर की वजह से। ठीक है, पोलिनेटर या पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स में क्या होगा, एयर होगा, वाटर होगा, हवा, पानी, ठीक है, इंसेक्ट्स। ह्यूमंस भी कभी कभी चलते चलते क्या करते हैं, एक हाथ एक फ्लावर के साथ लगा, इससे पोलन उठाए, और दूसरा हाथ दूसरे फ्लावर के साथ लगा, और पोलन यहां पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देखना, पॉलिनेशन पता है, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में कई बार उसने फर्क पूछा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन जॉइन विद द फीमेल गैमेट आर अग प्रेजेंट इन द ओव्यूल। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो पोलन ग्रेन आएगा, जो पोलन ग्रेन, देखो ये पोलन ग्रेन यहां लैंड करता है, ठीक है, यहां होता है
ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में होता है एग। क्या होता है? एग। समझना। अब होता क्या है कि यहां से बनती है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, ये ऐसे। ठीक है, पोलन ट्यूब बनती 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 और यहां पे दो स्पर्म लेके आती है। ये जो दो स्पर्म थे ना, ये यहां से यहां से यहां से ट्रांसफर हो जाते हैं इधर। यहां पे दो चीजें होती हैं, एक होता है, एक इस सेल को बोलते हैं दैट इज पोलर सेल, इसको बोलते हैं पोलर सेल और एग सेल। तो होता क्या है, होता क्या है कि जब स्पर्म पहुंचता है ना, स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो क्या बना देता है? जाइगोट। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और दूसरा स्पर्म मिलता है किसके साथ? पोलर सेल के साथ, और बनाता क्या है? एंडोस्पर्म। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रेटिव टिश्यू है, न्यूट्रेटिव टिश्यू है, जो क्या करता है? खाना प्रोवाइड करता है किसको? जाइगोट को। बात समझ आई कि नहीं? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये पोलन ग्रेन था, स्टिग्मा था, ये पोलन ट्यूब बनी 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 बनी, यहां पे एग था और स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करके क्या बना दिया? जाइगोट। और जो स्पर्म था पोलर सेल, पोलर सेल भी उस एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होता है, ओव्यूल के अंदर ही होता है। वो क्या बनाता है? खान पीन का सामान, ताकि जाइगोट को आगे पालना भी तो है। जाइगोट बच्चा है ना प्लांट का, उसको पालना भी तो है आगे। बात समझ आई ना बशीर साहब? ठीक है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। दोनों में फर्क समझ लेना। अच्छा, यहां पे कंप्लीट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, कंप्लीट प्रोसेस। इसको जो बच्चा समझ गया बशीर साहब, वो तगड़ा है। ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, इसका ये स्टैमन है, इसके अंतर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। ये पॉलिनेशन हो रही है। पॉलिनेशन मतलब यहां से पोलन ग्रेन कहां पे आ रहे हैं? स्टिग्मा पे आ रहे हैं, स्टिग्मा। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो स्टिग्मा, ये देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ये पोलन ट्यूब बन रही है, ये बन रही है पोलन ट्यूब, ये एग। ये फर्टिलाइज किया, ये क्या किया? फर्टिलाइज किया, तो ये क्या बन गया? दैट इज जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बना। फिर जाइगोट, आराम से समझना, जाइगोट, जाइगोट जैसे ही देखना, आराम से समझना, ये मेरे पास क्या? ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एग। अब एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज कर चुके हैं। जैसे ये फर्टिलाइज करते हैं तो क्या हो जाता है? ये अंदर आ जाता है बच्चा, जिसको बोलते हैं जाइगोट। और जो ये ओव्यूल होता है ऊपर, ये ओव्यूल बन जाता है क्या? सीड। ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड, याद रखना। और ये जो ओवरी होता है ऊपर, ये किस में ट्रांसफर हो जाता है? फ्रूट में। तो इसलिए आप देखते हो कि फ्रूट के अंदर सीड, आम, फ्रूट, सी फ्रूट है ना, उसके अंदर सीड। सीड किससे बना है? ओव्यूल से बना है, और ओव्यूल के अंदर होगा जाइगोट। इसलिए जब सीड को आप जमीन में लगाते हो तो वो ओव्यूल फटता है, उसमें से जाइगोट या प्लांट का बच्चा, ये सीड है, ये जर्मिनेट करेगा नया प्लांट का बच्चा, और उस पर क्या लगेंगे? दोबारा फ्लावर लगेंगे। Formation of fruit and seed. After fertilization, the zygote divides several times to form a embryo. बोलता है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड करता है और एक और नई स्टेज पे जाता है बच्चों वाली, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। मतलब ये जो ओव्यूल है, ये जो ओव्यूल है, इसके अंदर जाइगोट डिवाइड करता है और एक नई स्टेज पे जाता है, एक नई स्टेज पे जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। मतलब जाइगोट एक सेल है, जाइगोट एक सेल है। एम्ब्रियो क्या होता है? 8th क्लास में सवाल भी आता है, एम्ब्रियो क्या होता है? बहुत सारे सेल से, वो भी क्या होती है? बच्चे का ही एक स्टेज होता है, बट उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, द ओव्यूल डेवलप्ड इनटू द टफ कोट एंड कन्वर्टेड इनटू द सीड। क्या, कौन सी चीज सीड में कन्वर्ट होती है? ओव्यूल। द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म अ फ्रूट। और ओवरी किस में बन जाती है? फ्रूट में चेंज हो जाती है। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड आपने क्लास 2nd 3rd से ही पढ़ रखा है कि सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट। जो सीड होता है उसमें प्लांट के बच्चे होते हैं, विच डेवलप्ड इनटू द सीडलिंग। वो क्या करता है? सीडलिंग। देखो ध्यान से, ये सीड है ना, इसको जमीन में डाला, यहां पे सूरज की रोशनी होनी चाहिए, सूरज की रोशनी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। ठीक है, सॉइल में क्या होने चाहिए? न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ठीक है,
न्यूट्रिएंट्स वगैरह होने चाहिए। तो होता क्या है, फिर इधर से ऐसे ऐसे एक हिस्से से रूट निकलती है नीचे, उसको बोलते हैं रेडिकल, और एक जगह से शूट निकलती है उसको उसको बोलते हैं क्या, दैट इज प्लोम्यूल। द रेडिकल ग्रो टू फॉर्म द रूट, द प्लोम्यूल ग्रो अपवर्ड टू फॉर्म द शूट। कॉटिलिडन कंटेन द स्टोर फूड दैट हेल्प द रेडिकल एंड प्लोम्यूल टू गो। कॉटिलिडन एक सीड्स क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, सीड के अंदर जो लीफ होते हैं उनको बोलते हैं कॉटिलिडन, जो क्या करते हैं, जिनके अंदर स्टोर फूड होता है, जो शुरू शुरू में इस प्लांट के बच्चे को बड़ा करने में मदद करते हैं। तो फिर आस्ता आस्ता देखो तो ये सीड फटता है, ये सीड फटता है, तो यहाँ पे दो दो कॉटिलिडन है ना, सीड गोड बाहर चली गई है, ये दो कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन क्या होते हैं, वो सीड के लीफ होते हैं, ये न्यूट्रन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक ऊपर बन रहा है शूट वाला हिस्सा और नीचे क्या बन रहा है, रूट वाला हिस्सा। यहाँ पे हमारी प्लांट रिप्रोडक्शन क्या होती है, खत्म होती है। बाद में ये प्लांट बड़ा होता है, इसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, फिर फ्लावर में वही स्टैमन कार्पल है, स्टैमन पोलन ग्रेन है, जो कार्पल वाला पोर्शन है उसका जो ओवरी है उसके अंदर ओव्यूल, और उस ओव्यूल के अंदर एग होता है। हेलो एवरीवन। इसके बाद है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब आगे मैन टॉपिक पे जैसा मजा आने वाला, बच्चा मजा नहीं आने वाला कंसेप्ट सीखोगे ना, 11th में भी यही टॉपिक दोबारा रिपीट होने वाला है, वहां कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा सुनो मेरी बात। पहला टॉपिक इसमें आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी दिस इज टीनेज। जैसे ऐसे नहीं है, जैसे अभी अभी जिस एज में आप टीनेज हो, दुनिया में कोई भी सबसे खतरनाक इंसान है ना वो तुम हो, क्योंकि तुम टीन एज में हो। इतनी ज्यादा एनर्जी होती है ना इस एज में, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ सारी चीजें चेंज हो रही होती हैं। जिद्दी बन जाते हो आप। आपके घर वाले बोलते हैं ना बेटा ये वाला पहन ले, आप बोलोगे हाँ मैं नहीं पहनता शांता, मैं नहीं पहनती शांति। अरे बेटा ये वाला खाना खाना है, मैं नहीं पीती, मैं दूध शूध नहीं पीती होती, मतलब ऐसी बातें करने लग जाते हो। और सजेशन तो आप किसी का मानते ही नहीं हो। बेटा पढ़ना है, पढ़ना तो पता है, बेटा वहां नहीं जाना, जाऊंगी ना, वो नहीं करना, करूंगी ना, ऐसे नहीं करना, करूंगी ना, या करसा ना। बात समझे कि नहीं? ये इस एज का है, ये एज की प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। और इस एज में सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि आप ये समझ लेते हो कि आपको सब कुछ आता है, बट जैसे टीन एज में नीचे उतरते हो ना, जैसे मेरे जैसे अडल्ट होते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि हाँ ये भी था, ये भी था, ये भी था। बात समझे कि नहीं है? प्यूबर्टी, टीन एज, the age at which the sex hormone gametes begin to produce and the boy girl becomes sexually mature। वो एज जहां पे स्पर्म और एग बनना शुरू हो जाते हैं, हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं टीन एज और पोवर्टी एज। स्टार्ट होती है 14, 15, 16 और 17 से। समझ आया कि नहीं आया? इन मेल आफ्टर पोवर्टी टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन। मेल में स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं एंड टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है। इन फीमेल आफ्टर पुबर्टी ओवरी स्टार्ट ओवा, एग बनना शुरू हो जाता है, और फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है। मेल एंड फीमेल आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और यहां पे मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बनना भी स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। आराम से समझना। मेल में क्या होगा? हेयर ग्रो इन आर्मपिट्स, यहां पे बाल आ जाएंगे, दैट इज आर्मपिट्स पे बाल आएंगे। आर्मपिट्स आपको पता है क्या है? प्यूबिक रीजन पे, प्यूबिक रीजन जहां पे आपका एक्सटर्नल जेलिटिलिया है, वहां पे बाल आना शुरू हो जाएंगे। चेस्ट, फेस पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, मेल की केस में बात कर रहा हूं। बॉडी बिकम मस्कुलर, बॉडी ज्यादा मस्कुलर होने लग जाएगी। जो आप क्यूट छोनू मोनू थे ना, वो दिखना बंद हो जाओगे। अच्छा, वॉइस डीपर हो जाएगी, मोटी आवाज में बात करोगे आप, ठीक। चेस्ट एंड शोल्डर ब्राउडर, ये चेस्ट और शोल्डर क्या हो जाएंगे? ब्राउडर होंगे। और इसकी वजह से ना इंसान में बड़ी, कुछ लड़कों में ऐसा हो जाता, ओ मैं शेर हूं, टीनेजर में बोले मैं शेर हूं, जिस मर्जी मास्टर के साथ जाके पंगा लेना शुरू कर देगा। मास्टर तुम कौन हो? हम तुमको उड़ा के फेंकेगा, तुम स्विट्जरलैंड से मिलेगा। ए फेंकना, विदाउट वीजा स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। बात समझे कि नहीं? ऐसा सोचने लग जाते हैं। बट ये चेंजेस आती हैं, इसको आपको अडॉप्ट करना आना चाहिए। सेकेंडरी में क्या होगा? हेयर ग्रोन इन आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन, वही सेम चीज। मेमरी ग्लैंड डेवलप्ड एंड एनलार्ज, जो
मेमरी ग्लैंड्स वाला होता है, ब्रेस्ट डेवलप्ड होती है किसमें, दैट इज मेल में। हिप्स ब्राउड होती है, जैसे हमारे शोल्डर ब्राउड होते हैं, उनका हिप रीजन क्या होता है, ब्राउड होता है। फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजिना अनलार्ज। फेलोपियन ट्यूब भी बड़ी होती है, यूट्रस भी बड़ा होता है और वेजिना भी बड़ा होता है। सर ये क्या चीज है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको बढ़ाऊंगा। ये आ गया जी, अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आएगी ही आएगी। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आप समझना ध्यान से, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मुस्कुराए कहा रहे हो, समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये टेस्टिस। जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं उसको बोलते हैं सक्रोटम। टेस्टिस एब्डोमेन में नहीं होते, टेस्टिस डिसेंड करते हैं नीचे पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको आप क्या बोलते हो, सक्रोटम। वो क्यों करते हैं, क्योंकि सक्रोटम एक पर्टिकुलरली टेम्परेचर देता है जहां पे स्पर्म की सिंथेसिस अच्छी होती है। तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर देता है बॉडी से, ताकि यहां पे स्पर्म अच्छे बन सके, ये टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे। अच्छा, ये डक्ट दिख रही होगी, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, ये ऊपर जाती जाती, ये वास डिफरेंशिया दिखी, वास डिफरेंशिया। ये आपका क्या आ गया, ब्लैडर आ गया, जिसमें आपका सुसु स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, सुसु। और उधर से यूरिटर, किडनीज में यूरिटर बताया था ना, यूरिटर ऊपर से यूरिन इधर लाता है, इससे जाके ऊपर फोल्ड करता, क्या ये वास डिफरेंशिया फोल्ड करता है, एक ग्लैंड के साथ जुड़ता है, ये ग्लैंड उसकी डक्ट जुड़ती है, और यहां पे ये जो डक्ट बन जाती है इसको बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। वेरी गुड, क्या क्या पढ़ा है सर, टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, ऊपर फोल्ड है यूरिटर के साथ, उसके बाद क्या है, सेमिनल वेसिकल, एक ग्लैंड है, उसकी जो डक्ट है वो इसी वास डिफरेंशिया के साथ जुड़ती है और एक कॉमन डक्ट बनती है जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट आगे आती है, ये यूरिथ्रा है, और उसके पीछे क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके पीछे भी आपको ये कॉपर्स ग्लैंड दिखेंगे, और ये आपका आ गया पूरा यूरिथ्रा। देखो ये यूरिथ्रा यूरिन भी लेके आ रहा है, इस साइड से स्पर्म भी लेके आएगा, मतलब हमारा जो यूरिथ्रा है ये स्पर्म भी कैरी करता है, ये क्या कैरी करता है, स्पर्म भी कैरी करता है, प्लस यूरिन भी कैरी करता है। बट जब यूरिन कैरी करता है तब स्पर्म कैरी नहीं करता, जब स्पर्म कैरी करता है तब यूरिन कैरी नहीं करता। मैन पार्ट कौन कौन सा है, टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, प्रोस्टेट भी एक क्या है, ग्लैंड है, कॉपर्स भी एक क्या है, ग्लैंड है। 3 ग्लैंड बता दिए मैंने आपको, और उसके बाद यूरिथ्रा, ठीक। उसके बाद हम मैन डिस्कस कर रहे हैं। तब द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पोर्शन विच परफॉर्म 2 मेजर फंक्शन, जो 2 मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या, प्रोड्यूस स्पर्म दैट इज टेस्टिस एंड डिलीवर स्पर्म टू द साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन। और दूसरा काम क्या है, इस स्पर्म को अपने मकसद तक भी तो पहुंचाना है, इस स्पर्म्स को डिलीवर भी तो करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। ऑल द रेस्ट इज वास डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब वो रेस्ट मैंने आपको बता दिए हैं। टेस्टिस, इट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मेल, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी कॉल्ड, वो लिफाफे लाइक स्ट्रक्चर था जिसको आपने क्या बोला था, सक्रोटम बोला था। बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड लोअर टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर होता है, 2 डिग्री सेल्सियस। यहां पे ये जो हमारे टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम है, और वही टेम्परेचर जरूरी है स्पर्म बनाने के लिए। ओके मास्टर, देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेस्टिस, स्पर्म बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। स्पर्म आगे जाके बच्चे पैदा करेंगे आप जैसे नन्हे मुन्ने, और टेस्टोस्टेरोन आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है। इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मैंने आपको बताया, बाल आना, चेस्ट का ब्राउडर होना, वाइस का मोटा होना, रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की। वास डिफरेंशिया, जो टेस्टिस से ऊपर एक डक्ट निकलती है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया डिलीवर द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा। प्रोस्टेट एंड सेमिनल, ये ग्लैंड है, ये क्या है, ग्लैंड है, ठीक है। बोथ दीज ग्लैंड्स ऐड फ्लूइड सेक्रीशन टू द स्पर्म विच मेक्स द ट्रांसपेरेंट स्पर्म इजियर एंड provide the nutrient, make the transport of the sperm easier and provide the nutrient। मतलब देखो ध्यान से ये समझना, ये यहां से स्पर्म्स निकले ना,
ये जो स्पर्म निकले ये आगे गए और इसमें सिक्रीशन किसका होता है, प्रोस्टेट का होता है, सेमिनल ग्लैंड का होता है, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स दे सकें स्पर्म को, स्पर्म मरे ना, स्पर्म जिंदा रहे। और ये व्हाइट कलर भी स्पर्म का व्हाइट कलर क्यों होता है, क्योंकि ये जो सेमिनल वेसिकल हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये अपनी सेक्रीशन उस स्पर्म्स में डालते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म का कलर भी क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। अच्छा स्पर्म, अच्छा यूरिथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। यहां से स्पर्म भी जाता है और यूरिन भी जाता है। स्पर्म दे आर टिनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड लॉन्ग टेल एंड दैट हेल्प देम टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल गैमेट। मतलब ये सेक्स सेल्स होता है, इसका एक टेल होती है और फिर क्या होता है, हेड भी होता है। बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, मिडल पीस वगैरह के बारे में पढ़ोगे, तो बस इतना याद रखो कि यहाँ पे एक टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी टेल होती है, टेल उसको मूव करने में मदद करती है। ठीक, उसके बाद ये ह्यूमन बॉडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना मैंने आपको बताया है वो सीधा मैंने एक चार्ट में दे दिया है, जो आप वहां से कर लोगे। ये मेल आ गया, इसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अच्छा मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले देखो ओवरी आता है। क्या आता है, ओवरी। उसके बाद ये ओविडक्ट है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ओवरी, ओविडक्ट, फिर ये बच्चेदानी जिसको आप बोलते हो यूट्रस, फिर उसके बाद सर्विक्स और उसके बाद वेजाइना, और ये वेजाइनल ओरिफस, वेजाइनल ओरिफिस। बात समझे कि नहीं, ये होल होता है जो बाहर ओपन होता है, ये होल बाहर की तरफ ओपन होता है ना। फिर ये वेजाइना, फिर आप अंदर जाते हो क्या आता है, यूट्रस, यूट्रस फिर दो ट्यूब, ओविडक्ट, ओविडक्ट, फिर ओवरी इस तरफ वाली, ओवरी इस तरफ वाली। और ये पूरा स्ट्रक्चर कहीं बाहर प्रेजेंट नहीं होता, ये फीमेल के एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, जो डिफरेंट करता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। अच्छा देखो ध्यान से, स्पर्म यहां से एंटर करते हैं, स्पर्म यहां से एंटर करते हैं, ये बाहर की ओपनिंग, बाहर से ओपनिंग अंदर की तरफ जाती है, ये याद रखना। जो बाहर जो आपको ओपनिंग नजर आएगी वो वेजाइनल ओरिफिस है। बात समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद हम एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे, दैट इज ओवरी। इट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, इट परफॉर्म द मेजर फंक्शन लाइक एग को पैदा करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पैदा करना, एग पैदा करना और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पैदा करना होता है। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय ओवरीज। स्पर्म बहुत सारे पैदा होते हैं, बहुत सारे, 24 घंटों में बहुत सारे होते हैं, बट एक मंथ में सिर्फ एक ही स्पर्म एग पैदा होता है। एक मंथ में ये ओवरी प्रोड्यूस करती है एग, और दूसरे मंथ में ये वाली ओवरी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब आर ओविडक्ट, फ्लोपियन ट्यूब आर ओविडक्ट। इट इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फीमेल, इट परफॉर्म द मेजर फंक्शन, इट एक्ट एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये एक ट्यूब होती है, अगर आप ओविडक्ट को देखो तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, प्राइमरी में आती है। प्राइमरी क्या, ध्यान से समझना, ये किस में आती है, आराम से प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और यहां से एग निकल के ना इस ट्यूब में आता है, और यहां से स्पर्म की एंट्री यहां से होती है, और यहां से इधर यहां पे स्पर्म फर्टिलाइज करता है। मतलब ये वो जगह है जहां पे स्पर्म और एग क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। इट एक्ट एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यूट्रस, यूट्रस इसको बोलते हैं बच्चेदानी, वोम भी बोलते हैं इसको। अपनी लाइफ के पहले 9 महीने आप इसी में रहे हो। द ओविडक्ट यूनाइट इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द यूट्रस, या जिसको बोलते हैं बच्चेदानी। यूट्रस ओपन्स इनटू अ वजाइना थ्रू सर्विक्स, और ये यूट्रस जो होता है, ये जो यूट्रस होता है, ये ओपन होता है वजाइना में थ्रू सर्विक्स। बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा ओके सर, वजाइना क्या करता है, वजाइना एक ट्रैक है, जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं वजाइनल ओरिफिस। इट रिसीव द स्पर्म, ये स्पर्म रिसीव करता है फ्रॉम मेल पार्टनर, मेल पार्टनर अपना पेनिस इसी जगह डालता है और वहां पे स्पर्म डिलीवर करता है, एंड सर्व एज अ बर्थ कैनाल, और यहीं से बच्चा बाहर भी आता है। देखो स्पर्म भी यहीं से अंदर जाते हैं और बच्चा भी यहीं से क्या आता है, बाहर आता है। अच्छा सर्विक्स, the uterus is connected to the vagina through a narrow opening called cervix. cervix
क्या है? सर्विक्स एक ओपनिंग है। सर्विस ये थोड़ी सी क्या है? ओपनिंग। ये ओपनिंग है जहां से यूट्रस और वजाइना क्या करता है? आपस में मिलता है। वजाइना और यूट्रस आपस में क्या करता है? मिलता है। होप आपको ना फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अब है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसके लिए मैं थोड़ा आपको अच्छे से बताऊंगा। देखो इधर सुनना ध्यान से, जो बोलने की कोशिश करूंगा उसको अच्छे से समझना प्लीज। मजाक नहीं, एग्जाम है, मजाक नहीं, मुस्कुराना नहीं। इसमें सारे इसी प्रोसेस से पैदा हुए हैं। मुस्कुराना नहीं, आसमान से नहीं टपके हो आप, ठीक है? ये आप फीमेल की ओवरी फर्स्ट और ये फीमेल की ओवरी सेकंड, ठीक है? अब सुनना, ये आप सबको पता है ये क्या है? यूटेरस। ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स। ये क्या है? वजाइना। ये क्या है? वैजाइनल ओरिफिस। ये क्या है? ओविडक्ट। ये क्या है? ओवरीज। समझ आया कि नहीं है? अब होता क्या है? होता ये है कि यहां से चाचा जी, यहां से बनता है आपका एग। ये एग यहां से बना, ये यहां पे आता है, ये एग। और यहां से बनते हैं आपके स्पर्म। ये स्पर्म यहां से एंटर करते हैं, यहां से पेनिस, पेनिस को एंट्री मिलती है जिसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। स्पर्म यहां पे, फिर ये स्पर्म यहां से ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करते हैं और जाके फीमेल के एग के साथ मिलते हैं और यहां पे डेवलप्ड हो जाता है, फर्टिलाइज करके क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। फिर आस्ता 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 अगर आप ध्यान से देखो तो ये जाइगोट बड़ा होता है और इधर 9 महीने के लिए यहां पे क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है। क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखो ना, आपकी ये नाभि है, इधर आपके ऐसे शर्ट उतार के देखना, यहां पे नाभि है ना? ये नाभि का कनेक्शन होता है मां के यूट्रस के साथ, ताकि खाना वहां से इधर आ जाए और यहाँ का वेस्ट वहां चले जाए। वाह सर, वाह, क्या बात है सर, समझ आ गई। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, ये स्पर्म और एग मिला तो जाइगोट, जाइगोट डेवलप हुआ तो ये बना एम्ब्रियो। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। अब पढ़ते हैं इसको। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। द स्पर्म इंटर थ्रू द वेजाइना, पासिस थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स का होता है मीटिंग करना। मीटिंग समझते हो आप? अच्छे से समझते हो, इसी के तो ख्वाब देख। दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीचेस द ओविडक्ट वेयर दे एनकाउंटर द एग। ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं और एग के साथ मिलते हैं, ठीक है? द फर्टिलाइज एग स्टार्ट डिविंग टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल कॉल्ड एम्ब्रियो, जिसकी वजह से ये फर्टिलाइज करके जाइगोट बनता है और जाइगोट से बहुत सारे जाइगोट डिवाइड करता है और क्या बहुत सारे सेल बनते हैं जिसको आप क्या बोलते हो? एम्ब्रियो कहते हो, ठीक है? The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organ to become a fetus, जिसकी वजह से ये इधर इम्प्लांट होता है पूरा बच्चा का बच्चा और ये प्लेसेंटा बनता है। पहले जाइगोट था, जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। फिर एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? दैट इज फीटस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फीटस बन जाएगा। ओके, इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है? द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, प्लेसेंटा क्या होता है? इट इज अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एम्बेडेड टू द यूट्राइन वॉल। एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यूट्राइन के वॉल में लगा होता है। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रन ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर। इसकी वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट बच्चे को मिलते हैं और बच्चे का वेस्ट निकल के मां के ब्लड में मिल जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। सबको पता है कि बच्चा डेवलप्ड होने में कितने महीने लगते हैं? 9 मंथ मिलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड। और ये कुत्ते, बिल्ली, शेर, एलिफेंट में अलग अलग होते हैं। द चाइल्ड इज बोर्न
एज अ रिजल्ट ऑफ रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुल इन द यूट्रस। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो मां का जो यूट्रस होता है वो गुड़गुड़ करता है, गुड़गुड़ मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से एक फोर्स पैदा होती है और बच्चा वजाइना से बाहर आता है, जिसको आप क्या बोलते हो, चाइल्ड बर्थ। और सबके साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ, तुम्हारे साथ, सबके साथ, ठीक। इसके बाद है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन समझना ध्यान से। देखो मेंसिस या मेंसुरेशन, या मेंसुरेशन ये फीमेल्स में होती है, मेल में नहीं होती। समझ आया कि नहीं आया? और ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाती हैं। क्या होता है कि भाई एक महीने में मेंसेस होती हैं और एक महीने का पीरियड होता है एक साइकिल का, उसको बोलते हैं मेंसुरेशनल साइकिल। होता क्या है कि जब फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है तो उसकी बॉडी ये समझती है कि उसका यूट्रस हर महीने तैयार होना चाहिए, उसका यूट्रस में हर महीने एग पहुंचना चाहिए, हर महीने में एक एग तैयार होना चाहिए, ताकि वो समझने लग जाती है कि स्पर्म आएगा, एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, बच्चा वहां पे बनेगा और यूट्रस वेल डेवलप्ड होना चाहिए। बट अगर फर्टिलाइजेशन ना हो एक महीने के बाद तो वो यूट्रस टूटता है और वो जो एग जो फर्टिलाइज स्पर्म के साथ नहीं हुआ है वो बाहर आता है ब्लीडिंग के साथ, जिसको आप क्या बोलते हो, मेंसेस बोलते हो। एवरी मंथ ओवरी रिलीज वन एग, यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ रिसीव द फर्टिलाइज एग बाय डेवलपिंग द थिक स्पॉन्जी लाइनिंग। मतलब यूट्रस हर महीने ये सोचता है स्पर्म आएगा और एग के साथ फर्टिलाइज करेगा, बच्चा डेवलप करेगा और यूट्रस अपने आप को तैयार करता है। बट इफ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, एग अलोंग विद द यूट्रस लाइनिंग ब्रेक डाउन एंड कम्स आउट थ्रू द वेजिना एज अ ब्लड एंड द म्यूकस। और उसकी वजह एक महीने के बाद जब स्पर्म नहीं आता, धोखा हो जाता है, तो यूट्रस रोता है और ब्लड और एग दोनों क्या आते हैं, बाहर आते हैं। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ and is known as the menstruational cycle. It lasts for about 2 to 8 days। ये जो एक्चुअली पूरे साल, देखो पूरे महीने पहले यूट्रस डेवलप हो रहा होता है, एग रिलीज हो रहा होता है, फिर एग वेट कर रहा होता है, फिर एट द एंड जो महीने के आखिरी 6-7 दिन होते हैं ना, उसमें यूट्रस टूटता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशनल फ्लो। ओके, आपको ये बात समझ आई हो कि बड़ा दर्द होता है एक्चुअली। अच्छा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सी होती है? वो डिजीज जो सेक्स करने से फैले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बशीर साहब को एड्स है, उसने किसी नजीर साहब से सेक्स किया तो एड्स ट्रांसफर हो गया बशीर से नजीर में, इसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है? गोरगोनिया होता है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे ना क्या होते हैं, उसको पिंपल से बन जाते हैं, खराब हो जाता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सिफिलिस काज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें भी सेम चीज होती है। एड्स होता है जिसमें आपकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ये कौन काज करता है? वायरस, HIV वायरस कहते हैं। ओके सर। अच्छा, उसके बाद अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल मेथड। एक्चुअली ये ऐसे मेथड होते हैं कि जब मेल और फीमेल मेटिंग करे बट वह उस मेटिंग की वजह से बच्चे पैदा ना हो, मतलब मेल फीमेल में गैमेट स्पर्म ट्रांसफर करे या ना करे, मतलब मेटिंग करे, इंटरकोर्स करे, ठीक है, बट उसकी वजह से बच्चे पैदा ना हो। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन है तकरीबन 140 करोड़। 140 करोड़ है तो इंडिया सब नंबर 1 पे है पॉपुलेशन पे, तो इसकी वजह से खाने में, स्पेस में, जॉब्स में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से हम मेटिंग करें, बस उस मेटिंग की वजह से या उस इंटरकोर्स की वजह से बच्चे पैदा ना हो। समझ रहे हो ना? अंदर ही अंदर में समझ गए हो आप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जैसे आपने इंदिरा गांधी का सुना होगा, हम दो हमारे दो, मतलब हमारे क्या, मतलब हम दो हैं, मेल और फीमेल हैं, हमारे भी 2 ही बच्चे होने चाहिए, आगे पॉपुलेशन बढ़नी नहीं चाहिए, ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी इन अ वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। एक होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब क्या है? कॉन्डम्स का यूज करते हैं पेनिस के ऊपर, जिसकी वजह से जब स्पर्म रिलीज होता है तो वो कॉन्डम में ही रह जाता है। इट हेल्प द प्रिवेंशन ऑफ STD, और इसकी वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी नहीं होती। केमिकल मेथड में फीमेल ओरल पिल्स लेती है, गोलियां लेती है, जैसे सहेली एक गोली होती है, जिसकी वजह से वो खाती है तो जो स्पर्म उसके अंदर आते हैं वो स्पर्म क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं, इसलिए स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज नहीं कर सकता। इट एक्सचेंज द हार्मोनल बैलेंस विच कैन काज द
साइड इफेक्ट, और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, हार्मोनल डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है किसका, ओरल पिल्स का, जैसे स्केली मैंने बताई है, और स्केली इंडिया ने डिस्कवर की थी। IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉपर टी, एक टी शेप कॉपर टी होती है, ठीक है। ये कहां रखी जाती है, फीमेल की वजाइना के सर्विक्स में। ये इसलिए रखी जाती है क्योंकि ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिसकी वजह से वो क्या कर सकती है, स्पर्म को किल कर सकती है। समझ आया कि नहीं है, ठीक है। कैन काज द इरिटेशन इन यूटरस, और इसकी वजह से डिसएडवांटेज क्या, यूटरस में इरिटेशन सी फील होती है। अच्छा, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड का मतलब हो गया कि आप काट दो, क्या काट दो, फीमेल में वास डिफरेंशिया काट दो, मेल में क्या काट दो, जैसे वो हमारा ये टेस्टिस है, टेस्टिस से ऊपर जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंशिया काट दो, ताकि स्पर्म ऊपर यूरिथ्रा तक ना पहुंच सके। बात समझिए, ये काट दो, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। और ट्यूबिक्टोमी में क्या कर दो, ये आपकी ओवरीज है, ओवरीज से एग कौन उठा के लेके जाता है, ओविडक्ट उठा के ले जाता है, तो ये काट दो। तो ब्लॉकिंग ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इन फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबिक्टोमिंग। अच्छा, कोई भी डाउट होगा बच्चा कमेंट सेक्शन में पक्का पूछ लेना, ठीक है। सर्जिकल मेथड आर सेफ इन द लॉन्ग रन, बट सर्जिकल इटसेल्फ कैन काज इन्फेक्शन इफ नॉट डन प्रॉपरली। पता क्या, सर्जिकल मेथड सबसे अच्छे मेथड्स हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन के और बर्थ कंट्रोल के, बट अगर अच्छे से ना किए गए तो बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं। होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक टच किया है, बताया है कौन सी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा इंपॉर्टेंट MCQ है। थैंक यू सो मच। आप मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हो, कमेंट कर रहे हो, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ते रहें घर पे, किसी भी फालतू की काम पे ना पढ़ें, क्योंकि अभी पेपर हैं, लास्ट पेपर है, इसमें जम के मेहनत कर लो। और क्या बोलना है, और ये है कि हमारे बायो के 2 चैप्टर बचे हैं, वो मैं आपको आज ही डिलीवर कर दूंगा। और क्या बोलना है, और ये बोलना है कि आपकी इसकी जो PDF नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद।